अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके हवाले से है? लंग कैंसर के हवाले से, या फेफड़ों का जो कैंसर होता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर लंग कैंसर तो हमें पता है कि किस वजह से होता है, हर जगह सुनने में मिलता है, लेकिन फिर भी हम लंग कैंसर को थोड़ा बहुत जो बुक में है उसी के हवाले से डिस्कस करेंगे। ओवरऑल तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके एक एक लफ्ज़ पे जो मतलब टर्म्स लिखी हुई है उस पे पूरा एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम एक ही टॉपिक में लंग कैंसर के हवाले से चीज़ों को समराइज करते हैं। ठीक है, सो इट्स बेसिकली कैंसर, फेफड़ों का कैंसर या लंग्स कैंसर जो होता है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैंसर। अब कैंसर क्या है? कैंसर की अगर हम डिफाइन करें तो कैंसर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर which may develop due to uncontrolled cell division। ये सिंपल प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है कैंसर की, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत कैंसर को समझेंगे कि कैंसर क्या बला है, तो हमें फिर इन चीजों का जो अंदाजा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन पे सबसे पहले गौर करेंगे। देखो कैंसर क्या है? हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है। क्या है हमारे पास? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो इट्स मीन कि हम ट्यूमर को पहले थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। मतलब ट्यूमर क्या बला है? तो ट्यूमर कोई भी जो है ना वो जो डिवाइडेड मैस ऑफ द सेल होता है कि सेल जब डिवाइड हो जाते हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो उसको हम फिर बोलते हैं कि एक ट्यूमर बन गया। अब वो जो ट्यूमर है वो ट्यूमर दो तरह का हो सकता है। कितनी तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। कौन कौन से हमारे पास ट्यूमर? हमारे पास या तो बेनाइन होगा, चीजें हमने ये सारी देखी हुई है। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर कौन सा वाला ट्यूमर होता है? एक ऐसा ट्यूमर जो कि बहुत ज्यादा अनकंट्रोल ना हो, मतलब वो बढ़ता हो लेकिन एक ही जगह पे हो, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे वो जो है ना वो शिफ्ट ना हो जाए, उसमें मेटास्टेसिस ना हो जाए, तो उसको हम फिर बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। जो कि इतना कोई मसला नहीं होता, उसको हम सिंपल सर्जरी से निकाल सकते हैं, और अगर वो एक बार निकल जाए तो फिर दोबारा आने के उसके चांसेस भी नहीं होते। हम जो कोई भी जख्म जो स्किन पे होता है अगर ज्यादा देर के लिए हो जाए तो उसको हम ट्यूमर कहना शुरू कर देते हैं। तो वो एक ट्यूमर है। ट्यूमर एक तो बेनाइन ट्यूमर होता है जो कि मतलब बॉडी में फैलता नहीं है। अगर एक जगह पे है तो वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं फैलेगा, उसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर कौन सा वाला? बेनाइन ट्यूमर। दूसरा कौन सा है? मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको असल में कैंसर कहा जाता है। ठीक है, मैलिग्नेंसी जो है उसको तुम कैंसर ही समझो। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होगा? मैलिग्नेंट ट्यूमर में बेसिकली हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं, और क्या होता है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहे। जो सेल डिवीजन ऑफ द बॉडी है, हमारे जितने भी सेल्स हैं वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर उनकी डिवीजन कंट्रोल ना हो जाए तो वो फिर डिवाइड करते रहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो हमारे पास एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस वाले फिनोमिना है कि सेल की डेथ होती है, चाहे वो प्रोग्रामिंग वाली हो चाहे वो अनप्रोग्राम्ड हो, लेकिन सेल मरते भी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि या तो जो पुराने सेल्स हैं वो मर नहीं रहे और नए बन रहे हैं, तो क्या है कि हमारे पास बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी कैंसर है। या फिर ऐसा है कि हमारे सेल डिवीजन जो है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई, मतलब वो डिवाइड करते जा रहे हैं। तो इस फिनोमिना को फिर हम बोलते हैं कैंसर। क्या? अब ये कैंसर हो रहा है। तो वो मैलिग्नेंट कैंसर क्या होगा? मैलिग्नेंट कैंसर का मतलब ये होता है कि एक तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उसके बाद क्या है कि वो बॉडी के एक साइड से, मतलब अगर बिलफर्ज लंग्स के अंदर एक लोब के अंदर कैंसर हुआ है, सेल्स बढ़ रहे हैं, तो वो वहां से निकल के दूसरे लोब में, दूसरे लंग में भी फैल सकता है, ब्रोंकाई में फैल सकता है, अगर वो ब्लड में शामिल हो जाए तो पूरी बॉडी में फैल सकता है। तो उस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं उनको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हमारे पास लंग कैंसर जो है वो कैंसर वो क्या है? हमारे पास एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर तो है, फिर ये जो बॉडी में फैलता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? ये नाम आते रहते हैं कैंसर में, तो ये चीजों का पता होना चाहिए। मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस हमारे पास स्प्रेड ऑफ कैंसर इन बॉडी। बॉडी में जो हमारे पास कैंसर स्प्रेड करता है, वो जो अनकंट्रोल्ड सेल का जो मैस है वो जब स्प्रेड कर रहा होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो हमारे पास है मैलिग्नेंट ट्यूमर विच मे डेवलप ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सेल का डिवीजन को कंट्रोल कर रहा होता है हमारा डीएनए।
ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर सेंट्रल डॉग्मा है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, फिर उनकी प्रॉपर रेगुलेशन होती है कि कब ट्रांसक्रिप्शन होनी है, कब ट्रांसलेशन होनी है, कब डीएनए डुप्लीकेशन होना है, कब हमारे पास सेल ने डिवाइड करना है, कब नहीं करना है, ये सारा कुछ हमारा न्यूक्लियस जो है हर सेल का वो कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा वो डीएनए जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, उन प्रोसेसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? जब हो जाती है हमारे डीएनए में म्यूटेशंस। क्या हो जाती है? म्यूटेशन। तो ये इतना भी पता होना चाहिए कि कैंसर हमेशा किसी न किसी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर इसको कह सकते हो, जब तुम्हारे जीन्स में म्यूटेशन हो जाए, तुम्हारे जीन्स चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से फिर सेल डिवीजन जो है वो क्या हो जाती है? अनकंट्रोल्ड हो जाती है और इस तरीके से कैंसर होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर भी क्या है कि ड्यू टू म्यूटेशंस हमारे पास क्या है? सेल डिवीजन कंट्रोल नहीं रहती। हमारी जो सेल डिवीजन है वो हमारे डीएनए के कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि हमारे डीएनए में अल्टरेशन हो जाती है, हमारे डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है। तो उसके म्यूटेशंस की वजह से फिर क्या होगा? हमें हो जाता है कैंसर, अल्लाह माफ करे। लेकिन अब यहां से थोड़ा बहुत पता चल गया कि कैंसर क्यों हो रहा है। कैंसर होता है हमारे पास ड्यू टू म्यूटेशंस, याद रखना हमेशा। म्यूटेशंस की वजह से क्या होगा? हमारे पास कैंसर होगा। कैंसर के दौरान क्या होता है? कैंसर के दौरान हमारे पास बेसिकली बिल फर्ज ये बॉडी का कोई पार्ट है, वहां पे नॉर्मली जो है उन्होंने 5 सेल में बनना होता है, या 6 सेल में कर लेता हूं, 5 सेल कर लेता हूं। लेकिन क्या है, जब यहाँ पे इन सेल्स के डीएनए में म्यूटेशंस हो जाती है तो वो सेल्स फिर खुद को डिवाइड करते रहते हैं और ये चीज जो है ये भरना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो ना अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक मैस सा बन जाता है। क्या हो जाता है? एक मैस सा बन जाता है, एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, एक गुच्छा सा बन जाता है सेल्स में, जिसमें सेल की डिवीजन कंट्रोल ही नहीं होती, जिसमें सेल की डिवीजन कंट्रोल ही नहीं होती। ये सेल्स हमारे पास ओवर ग्रोथ कर जाते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर को, जब बॉडी में इस तरह की चीज बन रही होती है, इसको बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं इसको? कैलस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैलसिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैलसिंग बोलते हैं। तो इतना पता। तो अब यहाँ पे क्या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, मतलब कैलस बन रहा है, और उसकी वजह से अब ये यहाँ पे इन टिश्यूज में हुआ, यहां से फैल के दूसरे टिश्यूज में हो जाएगा, यहां से फैल के दूसरे टिश्यूज में हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास हो जाता है कैंसर। तो यही सीन हमारे पास हमारे फेफड़ों के साथ भी हो सकता है, दैट इज कैंसर। अब कैंसर जो है चीज तो आपसे जो है वो डिवीजन कंट्रोल नहीं हो रही है, सारा सीन हो रहा है। तो ये कैंसर, लंग्स का कैंसर जो है ये होता क्यों है? तो इसकी मेन काज है हमारे पास एक चीज, सुट्टेबाजी। क्या है हमारे पास? एक ही चीज इसकी काज है, और वो है स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग जो है वो तकरीबन 87% जो लंग्स की कैंसर के केसेस हैं वो हमारे पास कहां से आते हैं? वो आते हैं हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग से, या फिर टोबैको स्मोकिंग। यहां पे मैं लिख देता हूं, काज क्या है हमारे पास? टोबैको स्मोकिंग। तो तंबाकू तुम लोग सिगरेट में डालकर, हुक्के में डालकर जहां पर भी छींक रहे होते हो, तो इसकी वजह से जो धुआं फेफड़ों में जा रहा होता है उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। अब क्यों? मतलब सिगरेट के धुएं में ही ऐसा क्या मसला है? कितने परसेंट मैंने बताया? 87% काजेज जो लंग कैंसर के हैं वो हमारे पास सिगरेट स्मोक है। इसके अलावा बाकी रेडिएशंस भी हो सकती हैं। मतलब अगर कोई बंदा किसी कार एग्जॉस्ट कंपनी में काम करे, या उसका बहुत मतलब एग्जॉस्ट के साथ उनका कोई बहुत ज्यादा लेना देना है, या कोई रेडिएशन से बहुत ज्यादा लेना देना है, तो उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। लेकिन मेन काज हमारे पास क्या है? वो क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, इसका ओवर पोल्यूटेड एरिया हो, जहां पे अगर एयर में आर्सेनिक बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। लेकिन सिगरेट स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग्स कैंसर। ठीक है, अब सिगरेट स्मोकिंग क्यों सिगरेट स्मोकिंग में, मतलब इस जो सिगरेट का स्मोक, इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कैंसर काज हो सकता है? तो उसका एक ही आंसर है कि जो सिगरेट के स्मोक है, ठीक है, इसके अंदर समझो कि तकरीबन कुछ बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, मतलब 5 to 6,000 केमिकल्स हो सकते हैं, और उन 5 to 6,000 में भी 65 to 70 केमिकल्स ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेंस हैं। क्या है हमारे पास? है कार्सिनोजेंस है। अब व्हाट आर कार्सिनोजेंस? ठीक है, ये मैं इसका रीजन बता रहा हूं कि क्यों टोबैको स्मोकिंग, मतलब यही क्यों हमारे पास लंग्स कैंसर का वजह बनती है। तो उसके लिए
क्योंकि हमारे पास सिगरेट के स्मोक में कितने हैं, तकरीबन 65 to 70 कर लो, इतने हमारे पास केमिकल्स ऐसे हैं जो कि क्या है, हमारे पास कार्सिनोजेंस हैं। क्या है हमारे पास, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब क्या होगा, ऐसे केमिकल्स जो कि कैंसर काज कर सकते हैं, जो कि डीएनए को अल्टर कर सकते हैं, डीएनए के सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, उन केमिकल्स को बोलते हैं कार्सिनोजेंस या फिर कैंसर काजिंग केमिकल्स। क्या है हमारे पास, कैंसर काजिंग एजेंट्स भी बोल सकते हो, कैंसर काजिंग एजेंट्स। ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीजें जो को कैंसर काज कर सकती हैं, उसको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। और सिगरेट का जो स्मोक है उसके अंदर कितने कार्सिनोजेंस है, 65 to 70 हमारे पास कार्सिनोजेंस जो है वो सिगरेट के स्मोक में पड़े होते हैं। तो जब फूंकते हैं तो क्या है, वो धुआं कहाँ जा रहा होता है, वो फेफड़ों में जा रहा होता है, और उस धुएं के अंदर क्या है, उस धुएं के अंदर कार्सिनोजेंस है। कुछ नाम मैं बता देता हूं, हालांकि कुछ ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं जो कि कार्सिनोजेंस है सिगरेट वाले स्मोक में। एक है हमारे पास जो सबसे मेन है, वो है बेंजपायरिन। क्या है हमारे पास, बेंजपायरिन। ये केमिकल है जो कि कार्सिनोजन है। उसके अलावा हमारे पास है 1,2-ब्यूटाडाइइन। क्या है हमारे पास, 1,2-ब्यूटाडाइइन। ये भी हमारे पास एक कार्सिनोजन है जो कि सिगरेट के स्मोक में हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास बेंजीन भी कार्सिनोजन के तौर पर एक्ट कर सकती है। इसके अलावा क्या है हमारे पास, बेसिकली कि एक एलिमेंट है आर्सेनिक। क्या है, नाम सुना होगा आर्सेनिक का। तो ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास हवा में भी है, सॉइल में बहुत ज्यादा होता है, पानी में भी होता है, हर जगह तकरीबन होता है। तो ये एलिमेंट अगर हद से ज्यादा एक्सपोजर इसका हो जाए तो ये भी एज अ कार्सिनोजन एक्ट कर सकता है। और टोबैको के प्लांट की ये खासियत है कि वो सॉइल से पानी के साथ आर्सेनिक बहुत ज्यादा लेता है। क्या लेता है, बहुत ज्यादा आर्सेनिक जो है वो सॉइल से टोबैको प्लांट में आ रहा होता है। तो जब वो आर्सेनिक टोबैको प्लांट में आया, वहां से पत्तों में गया, फिर उस टोबैको के पत्तों को तुम लोगों ने सुखाया, उसको तंबाकू बनाया, उसको क्या है, स्मोक करना शुरू कर दिया, तो वही आर्सेनिक जो है वो सिगरेट के स्मोक में एंटर हो जाता है और ये आपके फेफड़ों में जा रहा होता है। तो आर्सेनिक भी हमारे पास सिगरेट के स्मोक में अवेलेबल हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हमारे पास, कुछ चंद नाम है जो कि कार्सिनोजेंस है और सिगरेट के स्मोक में हो सकते हैं। तो इस वजह से जब ये चीजें बार बार जब लगातार टोबैको स्मोकिंग हो रही होती है तो ये चीजें फेफड़ों में जा रहे होते हैं, और इसकी वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि इनमें से कोई भी केमिकल उठ के जो डीएनए है हमारा उसको कर देता है म्यूटेट, और उसके म्यूटेशन की वजह से फिर जो सेल डिवीजन है उसकी ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती है और हो जाता है कैंसर। क्या हो जाता है, कैंसर। इसके अलावा भी बड़े जो हमारे पास कार्सिनोजेंस के एग्जांपल्स और भी हैं जो कि जरूरी नहीं है कि कहां पे हूं, वो सिगरेट के स्मोक में हूं, लेकिन वो एज अ कार्सिनोजेन जो है वो एक्ट करते हैं। उसमें क्या है, ये आर्सेनिक वैसे भी अगर सिगरेट स्मोक में ना भी हो तो भी आप इसके आगे आ सकते हैं, पोल्यूशन में भी ये बहुत ज्यादा फिर इन्वॉल्व हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो कार एग्जॉस्ट है, ठीक है, ये जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट लगा होता है, इस एग्जॉस्ट में भी कई कार्सिनोजेंस होते हैं, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास है लेड और बेंजपायरिन। ठीक है, तो ये लेड हो गया या बेंजपायरिन, ये भी आपका क्या कर सकता है, म्यूटेजन के तौर पर काम कर सकता है। म्यूटेजन क्या, ऐसा कोई भी केमिकल जो कि म्यूटेशन काज कर सकता हो, तो वो भी एज अ कार्सिनोजन हो जाता है, म्यूटेजन हो जाता है लेड हमारे पास। ठीक है, पीबी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है हमारे पास, रेडिएशंस। क्या है हमारे पास, रेडिएशंस, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, इस तरह की रेडिएशन से अगर एक्सपोजर हो रहा है तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा सन जो है, सन के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज है, और हमें पता है कि जो ओजोन लेयर की हालत हो चुकी है हमारे अपने करतूतों की वजह से, तो उसकी वजह से भी अब सन भी जो है वो कैंसर काज कर सकता है, खास तौर पर जो स्किन कैंसर है। तो ये कई किस्म के हमारे पास केमिकल्स हैं, कार्सिनोजेंस है, जिसमें मैंने नाम बता दिए जो कि कैंसर काज कर सकते हैं। उसमें से बेंजपायरिन, 1,2-ब्यूटाडाइइन, बेंजीन, आर्सेनिक, ये वगैरह जो है ये सिगरेट के हमारे पास टार हो गया, तो ये हमारे पास सिगरेट के स्मोक में बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से सिगरेट स्मोकिंग जो है वो मेन लीडिंग काज बन जाती है लंग कैंसर की। ठीक है,
तो ये हमारे पास काज हो गए। उसके बाद कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, उसके क्या एग्जांपल्स है, वो भी थोड़ी बहुत हमने डिस्कस कर ली है। सिगरेट के स्मोक में अराउंड 70 याद रखो कि हमारे पास कार्सिनोजेंस होते हैं, सो बच के रहो। अब ये तो हो गया हमारे पास कि लंग कैंसर क्या है और उसके काजेस क्या हैं। अब हमारे पास ये हमें कैसे जो है वो पता चलेगा कि लंग कैंसर हो चुका है, फेफड़ों में कैंसर हो चुका है, इस बीमारी की सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास याद रखना 3 फेजेस में है हमारे पास सिम्टम्स। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कि लंग कैंसर का है वो है हमारे पास थिकनिंग एंड कैलसिंग। क्या है हमारे पास? थिकनिंग एंड कैलसिंग। कैलसिंग अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि जब ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल्स हो जाए किसी बॉडी की टिश्यू में या किसी खास ऑर्गन में, उसको बोलते हैं कैलसिंग। ये कैलसिंग हम आम दिनों में भी नोट कर रहे होते हैं, हमारे हाथों पे यहाँ हो जाते हैं, हमारे पाँव में हो जाते हैं, या वो नीचे जो कीले जिसको कहते हैं वो पाँव के एड़ियों के नीचे या फिर उंगलियों के नीचे जो कीले बन जाती है, दैट इज कैलसिंग सिंपली। वो क्या हमारे पास कि वो ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल्स हो जाए तो फिर वो सख्त हो जाते हैं, वो एक पत्थर से बन जाते हैं, इसको बोलते हैं कैलसिंग। तो यही कैलसिंग जो है वो हमारे ब्रोंकाई के अंदर, कहाँ पे? ब्रोंकाई, मतलब ये हमारे पास ट्रेकिया आ रहा था, यहां से ये डिवाइड किया और इस ब्रोंकाई के अंदर या आगे ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बिलफर्ज कैंसर हो गया तो कैलसिंग स्टार्ट हो जाती है कि नॉर्मल जो लाइनिंग है उसमें बिलफर्ज इतने सेल्स थे, ये सेल्स क्या करना शुरू कर देते हैं, ये आगे ब्रोंक्यूल्स में भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये ओवर ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से ये थिक होना शुरू हो जाते हैं, मोटे होना शुरू हो जाते हैं और ओवर ग्रोथ इनकी शुरू हो जाती है ऐसे। तो अब इन ओवर ग्रोथ से क्या है कि यहाँ पे कैलस बन जाता है। क्या बन जाता है? कैलस बन जाता है। और ये मतलब ग्रो करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे पास ये पूरा जो हमारे पास अगर ये ब्रोंकस में है तो पूरे ब्रोंकस को ब्लॉक कर देगा, अगर ये ब्रोंक्यूल में तो स्पेसिफिक लोब को ब्लॉक कर देगा, ये सारा सीन होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहला सिम्टम ये है कि हमारे जो सेल्स हैं किसी स्पेसिफिक पार्ट के वो थिक होना शुरू हो जाते हैं और साथ में उनमें कैलसिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? कैलसिंग। जब ये हो जाए उसके बाद क्या होता है, सीलिया जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, लॉस ऑफ सीलिया, सीलिया खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म होते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे बिल फर्ज ओवर ग्रोथ शुरू हो गई तो इनके साथ ही तो सीलिया थे, ठीक है, तो वो सीलिया आहिस्ता 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 क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लॉस, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो इनके गायब होने की वजह से क्या होगा, इन सीलिया का काम क्या था? इन सीलिया का काम था डस्ट को ट्रैप करना, डर्ट को ट्रैप करना, मिट्टी को ट्रैप करना, बाकी इस तरह के फॉरेन पार्टिकल्स जो कि हवा में आ रहे थे उनको ट्रैप करके वापस पैरानेजल म्यूकस के तौर पर या उसको बलगम के तौर पर उसको किसी भी फॉर्म में निकाल दिया जाता था। तो जब सीलिया ही नहीं रहे तो मिट्टी आ रही होगी, वो भी फेफड़ों में सेटल हो रही होगी, कोई और डस्ट है वो भी आके फेफड़ों में सेटल हो रहा है, कोई बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है, कोई और गंद आ रहा है, सीलिया नहीं है तो वो उधर सेटल हो रहा होता है। ठीक है, पहली निशानी, पहले हमारे पास सिम्टम क्या थी? थिकनिंग एंड कैलसिंग ऑफ द लंग्स सेल्स, ठीक है, जो कि खास तौर पर ब्रोंकाई से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद दूसरे क्या था हमारे पास, सीलिया लॉस हो जाते हैं, और सीलिया के लॉस होने की वजह से क्या होगा कि जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो कि डर्ट पार्टिकल है, जो कि एलर्जेंस है, जो भी गन बला है, वो आपके फेफड़ों में सेटल होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको ट्रैप करने वाली चीज ही नहीं रही। उसके बाद क्या है, आखिर में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जब ग्रोथ करते करते इतना ग्रो कर जाएगा कि ये पूरे के पूरे ब्रोंकस को ब्लॉक कर देगा, पूरे ब्रोंकस को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो जब ये पूरा ब्रोंकस जो है वो ब्लॉक हो जाए सेल्स की वजह से, तो अब हवा इस लंग्स में इंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो जो एयर पैसेज है लंग्स का वो टोटली वहां से ब्लॉक हो जाएगा। तो ये मेन सिम्टम्स हैं हमारे पास लंग्स कैंसर के, ठीक है, 3 सिम्टम्स है, कोई ज्यादा हमारे पास नहीं है, थिकनिंग एंड कैलसिंग ऑफ द सेल्स, उसके बाद लॉस ऑफ सीलिया, और उसके बाद ब्लॉकेज ऑफ द ब्रोंकस या ब्रोंका, या जहां पे भी ये कैलसिंग हो रही है उसके अगले पार्ट सारे जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ये तो हो गया हमारे पास सिम्टम्स। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये जो लंग्स कैंसर है इसको हम ट्रीट करने के मतलब बहुत सारे अभी भी कैंसर में है, रिसर्च जारी है, अभी भी कोई प्रॉपर जो मुकम्मल कैंसर को रेडिकेट करे ऐसे कोई ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिली। लेकिन फिर भी लंग्स कैंसर के जो हमारे पास पेशेंट्स है उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है, या फिर अगर ये अर्ली डायग्नोज हो जाए, हमारे पास कैंसर जो है वो बिल्कुल शुरू के स्टेजेस में डायग्नोज हो जाए, तो फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके 3 तरीके।
कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। सबसे पहले है हमारे पास न्यूमोनेक्टोमी। क्या है? न्यूमोनेक्टोमी। बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है, बार बार कहीं कहीं पे रिपीट होता है कि व्हाट इज न्यूमोनेक्टोमी। क्या है? न्यूमोनेक्टोमी। तो न्यूमोनेक्टोमी क्या है? ये बेसिकली हमारे पास एक सर्जिकल प्रोसीजर है। व्हाट इज न्यूमोनेक्टोमी? न्यूमोनेक्टोमी इज बेसिकली अ सर्जिकल प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब ऑपरेशन है। ये एक ऑपरेशन है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें काट दिया जाता है एक पूरा लंग को, मतलब एक पूरे फेफड़ों को काट दिया जाता है, या फिर जिस लोब में, मतलब अब बिलफर्ज राइट लंग है तो उसके हमारे पास 3 लोब्स होते हैं, तो उनमें से किसी लोब में अगर वो कैंसर अर्ली डायग्नोज हो गया तो उस पूरे लोब को काट दिया जाता है, उस आधे फेफड़े को काट दिया जाता है। तो ये जो काटने का प्रोसेस है, ये जो सर्जरी होती है लंग्स की, इसको बोलते हैं न्यूमोनेक्टोमी। इसको क्या बोलेंगे? न्यूमोनेक्टोमी। तो पहला प्रोसीजर यही है कि हमारे पास क्या इसको ट्रीट करने का न्यूमोनेक्टोमी हो जाए। इसके अलावा भी हमारे पास और प्रोसीजर्स हो सकते हैं। कैसे? कीमोथेरेपी के जरिए। किसके जरिए? कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी नाम से ही पता चल रहा है, ठीक हो, थेरेपी तो हमारे पास कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज को यूज कर रहे होते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब है यूज ऑफ केमिकल्स टू ट्रीट कैंसर। यूज ऑफ केमिकल्स, मुख्तलिफ केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं बॉडी के। क्या है? जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं उनको किल कर दिया जाता है थ्रू केमिकल्स। अब फास्ट ग्रोइंग सेल्स बॉडी के किधर हैं? जहां पे हमारे पास अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, तो हम केमिकल्स के जरिए फिर उन सेल्स को इरेडिकेट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। ठीक है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। कीमोथेरेपी हो गया, या रेडियोथेरेपी हो गया, न्यूमोनेक्टोमी हो गया, यहाँ पे जैसे उसको सरसरी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ केमिकल्स में एक आध एग्जांपल याद कर लेते हैं। एक केमिकल है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। इसको एज अ कीमोथेरेपिक एजेंट जो है, थेरापेटिक एजेंट हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब इस केमिकल्स का क्या काम है? इन केमिकल्स का काम होता है, जो कीमोथेरेपेटिक केमिकल्स होते हैं, इनका काम होता है कि जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी हैं उसको क्या किया जाए? उसको हम मतलब किल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? किल कर दिया जाए। अब इसके भी मतलब प्रोस और कॉन्स हैं, मतलब इसके अच्छे भी नताइज हैं, बुरे भी। इसके थर्ड साथ रिलेटेड जो बातें हैं वो जो अच्छी नहीं है, वो सारी उस चीजों में हम नहीं पढ़ रहे। लेकिन दूसरा तरीका है हमारे पास कीमोथेरेपी का। उसके बाद एक और तरीका है रेडियोथेरेपी। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले ये काम करते हैं। रेडियोथेरेपी में क्या है? यूज ऑफ रेडिएशंस। यूज ऑफ रेडिएशंस। अब ये रेडिएशंस क्या है हमारे पास? अगर हम कहें तो एक्स रेज भी हो सकती हैं, गैमा रेज भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स हो सकते हैं, प्रोटॉन बीम्स हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास रेज हैं। जब आयोनाइज्ड एटम्स को तुम लोग यूज करते हो तो वो हमारे पास क्या है? रेडिएशन वाली उसमें आ जाता है। तो इसको रेडिएशन थेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी बोलते हैं। इन शॉर्ट इसका होता है आरटी या फिर आरटीएक्स या एक्सआरटी। ये सारे हमारे पास क्या है? हमारे पास रेडियोथेरेपी है। तो ये हमारे पास रेडिएशन को यूज करना है, जिसमें हम एक्स रेज को यूज करके किसी सेल को किल कर लें, या फिर गैमा रेज को यूज करें, इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज करें, प्रोटॉन बीम्स को यूज करें। तो इससे हमारे पास क्या है? उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो वो थे ये 3 तरीके हमारे पास किसको ट्रीट करने के? लंग्स को ट्रीट करने के। क्या है? न्यूमोनेक्टोमी, जिसमें अब एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें एक फेफड़े को या फिर एक लोब को हटा दिया जाता है। कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड हो गया। इस तरीके से रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस जो है, जैसे कि गैमा रेज है, उसके बाद एक्स रेज हैं, प्रोटॉन बीम्स हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, तो उनको यूज करके क्या कर सकते हैं? इस कैंसर को इरेडिकेट कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट लंग्स कैंसर। और मेन इसका क्या है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का नाम तो सुना होगा, कि उस हालात तक आओ ही ना कि फिर ये सारा काम करना पड़े। तो एक सिंपल सा मैसेज है, टोबैको स्मोकिंग से थोड़ा सा दूर रहो, आपके लिए अच्छा है, बाकी और कोई मसला नहीं है। स्वैग दिखाना है तो दिखाओ, लेकिन थोड़ा दूर रहो तो ज्यादा अच्छी बात है। नहीं तो इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है वो उठना शुरू हो जाएंगी। तो होप्स हो कि लंग्स कैंसर के बारे में काफी सारी बातों का पता चल गया। कैंसर क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या है, मैलिग्नेंट क्या होते हैं, उसके बाद
काज ऑफ लंग कैंसर और ट्रीटमेंट और सिम्टम्स, कैलेसिंग क्या होती है, सारी बातों के बारे में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।